बीएसटी के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है। हम इसमें भी 3-4 क्वेश्चन कवर करके ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो हम सेकंड वीडियो में करे थे वो ये था कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस, कमेंट, डिफेंड और रिफ्यूट। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इज़ मैनेजमेंट अ प्रोफेशन, डिफेंड और रिफ्यूट। तो पहला पॉइंट ये है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे हम आर्ट में पढ़े थे, साइंस में पढ़े थे कि भाई मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, क्योंकि आर्ट में जो फीचर्स है वो सेम फीचर मैनेजमेंट में है, तो इसीलिए हम कंक्लूड करते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। उसी तरह साइंस में जो फीचर है हम वो कंक्लूड करते हैं कि मैनेजमेंट में वही सेम फीचर्स है, तो मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो ए साइंस। अभी क्या है, क्वेश्चन है कि इज़ मैनेजमेंट अ प्रोफेशन, तो हम फिर वही तरीका अपनाएंगे कि प्रोफेशन में जो फीचर है वो सारे फीचर हम यहाँ पे लिख दिए और हम ये डिस्कस करेंगे कि इनमें से जो है कुछ फीचर्स मैनेजमेंट में है, तो इसीलिए मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है। तो पहला पॉइंट जो लिखा गया है वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट जैसे हमारा डॉक्टर लोग पढ़ते हैं एमबीबीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए फिर सीए का डिग्री लेना होता है, तो मैनेजमेंट का भी पढ़ाई होता है। तो ज़्यादातर बच्चों को जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी IIMS के बारे में पता होगा। उसी तरह बहुत सारे MBA इंस्टीट्यूट भी है, तो सब जगह पर वो MBA जो है एक कोर्स है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज उन्हें दिया जाता है। तो इसीलिए प्रोफेशन में जो चीज़ है मैनेजमेंट में भी वैसे ही है। जैसे डॉक्टरों का MBBS की पढ़ाई होती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का अलग, CA का प्रोफेशनल पढ़ाई होती है, जैसे लॉयर जो बनने के लिए लॉ का अलग पढ़ाई होता है, इनका भी MBA जो है मैनेजमेंट का अलग पढ़ाई है। तो ये कॉमन फीचर आ गया। सेकंड कॉमन फीचर जो है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। जैसे डॉक्टर, हम किसी को भी राम श्याम हरि गोपाल को डॉक्टर बना के क्लिनिक खोल कर नहीं बिठा देंगे कि भाई राम तेरा क्लिनिक खोल गया अब तो डॉक्टर है, इलाज कर लूँगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोफेशन है जो एग्जामिनेशन दे के पास हो के डिग्री लेके फिर जो है प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लेने के बाद ही प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम CA बनने के लिए भी है जैसे डॉक्टर बनने के लिए है। तो मैनेजमेंट में भी जो है MBA की डिग्री चाहिए मैनेजर बनने के लिए, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री यहाँ भी एग्ज़ाम देते हैं, कैट का एंट्रेंस देंगे, फिर पढ़ेंगे, MBA बनेंगे, तो इसको हम प्रोफेशन मानते हैं। लेकिन बाद में जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन मार्क क्यों है। थर्ड पॉइंट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे CA के लिए है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे डॉक्टरों के लिए है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो ये उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो पास होने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है। वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसी तरह MBA में करने के बाद इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन IMA है, वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है इशू करता है। तो ये जो फीचर्स है जो प्रोफेशन में है, पहला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, तीसरा प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये तीनों फीचर्स जो है मैनेजमेंट में है, तो हम बोल सकते हैं यस मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। उसके साथ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, डॉक्टर जो है अगर कोई गलत करे, कुछ गलत प्रैक्टिस करके कोई ये है उनके ऊपर केस होता है, तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी एथिक्स को डिसोबे किए। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो डिसोबे किए तो उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। सेम लॉयर के केस में, सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट के केस में। तो मैनेजमेंट में जो है ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। लास्ट वन, सर्विस मोटिव। तो कोई भी प्रोफेशन होता है वो अपने क्लाइंट को सर्व करते हैं, तो मैनेजर भी अपने क्लाइंट को सर्व करते हैं। तो हम ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए ये बोल सकते हैं यस मैनेजमेंट इज़ ए प्रोफेशन। हाउएवर यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ ये इसीलिए लगाया हूँ, इट इज़ नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड एज ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन इन इंडिया। क्यों भाई? क्योंकि पहला चीज़, अगर मैं अपना जो है घर का नौकर को मैनेजर बना के बिठा दिया अपने ऑफिस में, कोई मुझे जेल में नहीं डालेगा। घर का नौकर को अगर डॉक्टर बोला कि क्लिनिक खोल दिया बोल के,
और उसको बिठा दिया डॉक्टर बोल के, तो वो भी जाएगा जेल और मैं भी जाऊंगा जेल। तो ये जो एग्जामिनेशन है सीए के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस के, ये मैंडेटरी है बनने के लिए, लेकिन एमबीए के बिना भी मैनेजर बन सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर इसलिए जो है क्वेश्चन मार्क था, जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आईमा के पास इतना पावर नहीं है कि वो लाइसेंस, जैसे डॉक्टरों का उनका एसोसिएशन कैंसिल कर देगा, सीए का उनका एसोसिएशन, लॉयर का भी कैंसिल हो जाता है, लेकिन एमबीए डिग्री जो है आईमा कैंसिल कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए जब ये दो चीज़ हट गया तो मैनेजमेंट प्रोफेशन तो है, माना जाता है क्योंकि कुछ फीचर्स मिलते हैं, हाउएवर इट इज़ नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड एज ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम और 3 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से एक 1 मार्कर है, वो अभी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे। ये जो है क्वेश्चन, ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है, हमें क्या है, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस, मेजर फंक्शंस है, सबका एक एक चैप्टर बना हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन हम जो फंक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे वो है पोर्ट्सकॉर्प, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं टर्म, इसीलिए कोई भी फंक्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक एक चैप्टर है, उनका अलग क्वेश्चन आएगा, यहाँ पढ़ के परेशान होके कोई फ़ायदा नहीं। तो P फॉर प्लानिंग, P से हम प्लानिंग करें, O से ऑर्गेनाइजिंग, D से डायरेक्टिंग, S से सुपरविजन, CO कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। तो ये पोर्ट्सकॉर्प जो है, कभी पूछ सकते हैं कि पोर्ट्सकॉर्प क्या है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो अब हम जो करेंगे क्वेश्चन, वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 लेवल होता है, टॉप, मिडिल और लोअर। तो इसमें होता क्या है, सपोज पूछेंगे कि भाई तुम्हारे ग्रैंडफादर जो है किसी कंपनी का सीईओ है, तो कौन सा लेवल में काम कर रहे हैं, ये बताने के लिए 1 मार्क, और उनका काम क्या है, 2 काम बता दो, 2 मार्क। तो मैक्सिमम 3 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पोजीशन बता देंगे, तुम्हें लेवल बता के उस लेवल का कोई भी 2 काम बताना है, तो हम उतना ही पढ़ते हैं। तो पहला टॉप लेवल, टॉप लेवल में कौन आते हैं, सीईओ कंपनी के, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। तो हम पहले ये याद कर लेंगे, तो हमें टॉप लेवल पता चला। और 2 काम क्या है भाई, वो कंपनी का जो है लॉन्ग टर्म गोल वही लोग सेट करते हैं क्योंकि टॉप में बैठे हैं। दूसरा चीज़ रूल रेगुलेशन पॉलिसी यही बनाते हैं। तीसरा चीज़ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन का सारे मैनेजर वगैरह सबको यही कंट्रोल करते हैं। तो कोई सा भी 2 लिख देते हैं, वैसे 2 ही बताना चाहिए था, मैं 3 बता दिया। अब सेकंड जो है वो है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में सारे डिपार्टमेंटल हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट, सारे मैनेजर आ जाते हैं, ऑपरेशन मैनेजर। इनका काम क्या होता है, 2 काम याद रखना है। पहले जो पॉलिसी वो बनाए थे ये उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर काम करेंगे, दे इंटरप्रेट द पॉलिसी। फिर ये चुनेंगे भाई कौन वो काम करेगा, किसका क्या ड्यूटी होगा, तो दे सिलेक्ट द सुपरवाइजर एंड असाइन देम ड्यूटीज़। थर्ड लोअर लेवल, इसमें आ जाते हैं हमारा सुपरवाइजर, फोरमैन। ये क्या करेंगे, दे लुक आफ्टर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। फिर जो भी ग्रीवेंसेस होगा, मुसीबत होगा वर्कर का, कंप्लेन होगा, वो लेके पहुंच जाएंगे ऊपर, वो मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल वो जो है कन्वे करेगा टॉप लेवल को। तो ग्रीवेंस हैंडलिंग भी ये करते हैं। तो ये 3 लेवल थे, टॉप, मिडिल, लोअर। इसमें हमें सिर्फ याद रखना है कि कौन किस लेवल पे आता है, और सिर्फ 2 काम, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पोजीशन बता के बोलेंगे पहचानने के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के ऊपर है। तो कोऑर्डिनेशन का जो है हम 2 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आता है, ये है कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कभी कभार आता है, वो भी कर लेंगे। तो पहला चीज़, कोऑर्डिनेशन है क्या। कोऑर्डिनेशन मतलब बैलेंस करना।
तो बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ किया जाता है। कोऑर्डिनेशन में हम एग्जांपल एक ऑर्केस्ट्रा अगर कभी गए होंगे या कभी देखे होंगे कि कहीं सपोज़ म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और उनके सामने एक पागलों की तरह हाथ हिलाता रहता है। तो वो बंदा का काम ये है कि वो कोऑर्डिनेट करता है। अगर वो ऐसे पागलों की तरह हाथ नहीं हिलाता, सब अपने हिसाब से इंस्ट्रूमेंट बजाते, तो नॉइज़ होता, म्यूज़िक नहीं होता। तो वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है कि भाई सारे जो है एक ताल में गाएं जो म्यूज़िक बने। तो कोऑर्डिनेशन उसी तरह मैनेजमेंट में बहुत सारे चीज़ें होते हैं, प्रोडक्शन होता है, सेल्स होता है, परचेज होता है, फाइनेंस होता है, पर्सनल लोग होते हैं। तो ये जो सारे चीज़ें हैं इनको बैलेंस करना कोऑर्डिनेशन है। तो बेसिकली इट इज़ सिंक्रोनाइजेशन। जैसे कि सपोज कोई माला देखेंगे तो एक धागा क्या करता है, सारे फूलों को बांध कर एक माला बनाता है। तो जो धागा का काम है, धागा क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है, नहीं तो वो जो फूल इधर उधर बिखरे हुए थे वो हार में नहीं बनते। तो कोऑर्डिनेशन है क्या, it synchronize the various activities of an organization, or in other words we can say that it balance production, sales, purchase, finance, personnel, so on। क्यों भाई बैलेंस करता है, कोई पर्पज़ होना चाहिए। तो वो बैलेंस करके म्यूज़िक बना रहा था म्यूज़िक डायरेक्टर, ये बैलेंस करके क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करते हैं, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, कोई भी एक लाइन लिखना है। तो क्वेश्चन ये आता है, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में जो है अभी हम पढ़े थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पोर्ट्स का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग। जब इतने सारे फंक्शंस के बारे में ऐसे ही डिस्कस किए थे जो आता नहीं है, तो ये यहाँ पर काम आएंगे। तो पहला फंक्शन जो मैनेजमेंट का है वो है प्लानिंग। तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं, सपोज तुम प्लान कर रहे हो कि भाई मैं 95% लाऊंगा बोर्ड्स में, तो 95% जो लाना तुम्हारा मेन टारगेट है, तो उसी को अगर सोच के तुम बैठे रहोगे तो नहीं आएगा, तो उसको तोड़ के छोटे छोटे प्लान बनाना पड़ता है। तो तुम्हारा जो मास्टर प्लान है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में उनका मेन प्लान कुछ होगा और हर डिपार्टमेंट को टारगेट दिया गया होगा, तो इनमें कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। भाई जनवरी मंथ का, फरवरी मंथ का, मार्च मंथ का, हर मंथ का कुछ ना कुछ टारगेट तुम सेट करे होंगे, कुछ प्लान करे होंगे, उस बेसिस पे काम करके तुम जाके तुम्हारा मेन गोल अचीव करोगे। तो कोऑर्डिनेशन इसलिए प्लानिंग में ज़रूरी है क्योंकि जो मास्टर प्लान है और जो डिपार्टमेंटल प्लान है उनमें सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है यहाँ पर तीन चीज़ें आएंगे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मतलब पावर, भाई तुम ऑर्डर दे रहे हो कि वो काम करो, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, तो ये जो पावर है ये तुम्हारा अथॉरिटी है। तो जिसको बोले लेकर आओ, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करेगा, वो लेकर आएगा। तो अथॉरिटी जो बंदा ऑर्डर दिया और जो बंदा वो काम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आके बताएगा ना कि मैं एक हफ्ते में ये काम किया, तो रिपोर्ट करेगा, तभी तो पता चलेगा काम ठीक से हो रहा है या नहीं। तो ये अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इनमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है। तो कोऑर्डिनेशन भाई ऑर्गेनाइजिंग में भी आ गया, पहले प्लानिंग में आ गया था, अब ऑर्गेनाइजिंग में भी चाहिए। अब तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब स्टाफ सिलेक्ट करना, एम्प्लॉय सिलेक्ट करोगे। तो एम्प्लॉय भाई कैसे सिलेक्ट करोगे, पहला तो देखो भाई तुम्हारा जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसका फिजिकल फीचर क्या चाहिए, या उसका तुम्हें भाई मेंटल टेस्ट लोगे, या उसका इंटरव्यू लोगे, कम्युनिकेशन स्किल देखोगे। तो जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है और वो जो बंदा तुम चुने हो उसमें क्या क्वालिटीज़ है। तो क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनल और जॉब रिक्वायरमेंट के बीच में सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है। तो कोऑर्डिनेशन जो है स्टाफिंग में भी आ गया। अब नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में तीन कंसेप्ट आते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन और लीडरशिप। फिर इन तीनों में बैलेंस बनाना है, सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग में भी है। अब लास्ट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है, पहले हम क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, भाई मैंने आज जो है डिसाइड किया है कि 10 पेज पढ़ूंगा। तो ये जो है दिस आर द बेंचमार्क्स। मैंने अपने लिए क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किया कि मैं आज 10 पेज पढ़ूंगा। जब दिन ख़त्म हुआ, सोने को जाऊंगा, तब मैं देख रहा हूँ मैं कितना पढ़ा हूँ, या तो मैं 12 पेज पढ़ लिया हूँगा ज़्यादा या कम 8 पेज। तो ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो जो बेंचमार्क, जो स्टैंडर्ड है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कभी कभी मैच नहीं करते।
तो अगर मैं कम पढ़ा तो क्या करूँगा, मैं फिर सोचूंगा भाई या तो टीवी ज़्यादा देख लिया, या मैं खेल में ज़्यादा टाइम बिता दिया, या मोबाइल में ज़्यादा टाइम बिता दिया। तो मुझे फिर अपने आप को कंट्रोल करना होगा ताकि ये गलती कल दोबारा मेरे से ना हो, अदरवाइज मैं तो अपने टारगेट पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो कंट्रोलिंग में जो है दो चीज़ आता है, एक है बेंचमार्क जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और दूसरा चीज़ जो है वो है एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और बेंचमार्क के बीच में जो है सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है। तो कोऑर्डिनेशन जो है कंट्रोलिंग में भी चाहिए। तो जो मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब जगह कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत है। दैट इज़ वाई व्हाट वी कंक्लूड दैट कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो पहला पॉइंट जो है ग्रोथ इन साइज़। जब भी साइज़ बढ़ेगा तो एम्प्लॉय बढ़ेंगे, तो एम्प्लॉय बढ़ेंगे तो हर इंडिविजुअल का अलग गोल होता है। तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअल अपना गोल को लेकर वो कुछ अलग दिशा में भटक जाएगा। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन का रोल क्या है, टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल विद दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि उन्हें ये लगे कि देयर गोल एंड द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर वन एंड द सेम। वो अपने लिए काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन का काम अपने आप हो रहा है। इसको एक वर्ड में जो बोलते हैं कि द इंडिविजुअल गोल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर congruent in nature। तो congruent मतलब दे आर वन एंड द सेम। दूसरा पॉइंट फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिवीजन होता है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, फाइनेंस। जब अलग अलग डिपार्टमेंट अपना मन मर्जी से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल कैसे अचीव करेगा। तो इसीलिए एक बंदे का ज़रूरत होता है जो इन सब में, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, इनमें जो है वो कोऑर्डिनेट करके ही विल बैलेंस, ही विल सिंक्रोनाइज देयर एफर्ट टुवर्ड्स द कॉमन गोल या टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। थर्ड वन इज स्पेशलाइजेशन। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, वो थोड़ा जो है रुबाब दिखाते हैं, तो वो किसी को कुछ मानते ही नहीं, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो वर्कर उनके अंडर काम करते हैं तो उनमें और उनका ओपिनियन को वो तो कुछ सुनेंगे नहीं, तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन का रोल यहाँ पे आ जाता है टू रिकनसाइल द डिफरेंसेस इन अप्रोच ऑफ द स्पेशलिस्ट और टू रिकनसाइल द डिफरेंसेस इन ओपिनियन बिटवीन द स्पेशलिस्ट एंड द एम्प्लॉय। नेक्स्ट, ह्यूमन नेचर। सिंपल है, ह्यूमन नेचर क्या है, सारे लोग सेल्फिश है। तो जो बंदा काम करते हैं, जैसे हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन हुआ करता था। तो हम ये नहीं सोचते थे कि भाई ए बी सी सिर्फ सेक्शन है, वो आपस में सेक्शन की लड़ाई होती थी। तो बड़े होकर हम जब ऑफिस में चले जाते हैं वहाँ भी लड़ाई होती है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेंगे भाई हमारा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, मार्केटिंग वाले अपने ये में रहते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो अपना ओन इंटरेस्ट और डिपार्टमेंट इंटरेस्ट को लेकर जो है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लड़ते हैं। तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन का रोल आ जाता है टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट। लास्ट वन, इंटरडिपेंडेंस ऑफ एक्टिविटी। तो एक बंदे का परफॉर्मेंस दूसरे बंदे का परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। परचेज वाला सामान खरीद के लाएगा तभी प्रोडक्शन वाले बनाएंगे, ये बनाएंगे तभी सेलिंग वाले जाके बेचेंगे। तो सारे परफॉर्मेंस जो है दे आर इंटरडिपेंडेंट इन नेचर। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है सबके बीच में होना जरूरी है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। 5 पॉइंट है और 5 मार्क का क्वेश्चन, ये भी 3 साल या 4 साल में एक बार आता है। ज़्यादातर वो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट आता है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब जिन लोगों को कुछ भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और सब प्लीज़ जो ये वीडियो देख रहे हैं सब इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके और इनकरेज करने से, और इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। थैंक यू।